आदाब खुसूसी पेशकश में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कश्मीर मामले पर हलचल तेज है। मरकजी वज़ारत दाखिला की मीटिंग भी शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर की टीम आज जाने वाली जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा करेगी। 2 रोज़ा दौरा है। वहीं 23वें रोज बंदिशों के हालात क्या कुछ है ये भी आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ एक्ट पास होने के बाद इसके निफाज के ताल्लुक से आज वज़ारत दाखिला की आला सतही मीटिंग शुरू हो चुकी है। बैन वज़ारती मीटिंग दाखिला सेक्रेटरी की सदारत में हो रही है। हुकूमत की मुख्तलिफ वज़ारतों के सेक्रेटरीज इस मीटिंग में शामिल हैं। तो ये मीटिंग शुरू हो चुकी है। वहीं बात अगर दूसरी खबर की जाए तो मरकजी वज़ारत बराए अक़लियती उमूर की आला सतह की टीम आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा करने वाली है। 2 रोज़ा दौरे के दौरान ये टीम मालूम करने की कोशिश करेगी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के किन इलाकों में क्या तरक्याती काम हुए हैं। ये टीम श्रीनगर में 27 और 28 अगस्त को रहेगी, जिसके बाद दौरे की रिपोर्ट बनाई जाएगी, जिसे अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी के हवाले किया जाएगा। इसी की बुनियाद पर वजारत अपनी स्कीमों को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नाफिज करने के रोड मैप को तैयार करेगी। इस हवाले से भी अपने नुमाइंदे से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ एक्ट पास होने के बाद इसके निफाज के ताल्लुक से वज़ारत दाखिला की आला सतह की मीटिंग शुरू हो चुकी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू एक बार फिर से मीटिंग की तफसीलात हमें बताएंगे। मीटिंग शुरू हो चुकी, कितने देर पहले शैलेंद्र बताइएगा कि ये मीटिंग शुरू हुई और अब तक क्या कुछ जानकारियां आप तक मिल पाई हैं इस मीटिंग के हवाले से? बिल्कुल सना, आपसे कुछ देर पहले ये मीटिंग शुरू हो चुकी है। होम मिनिस्ट्री जहां पर हम अभी खड़े हैं वहां पर मीटिंग अभी चल रही है। करीब 12 बजे मीटिंग शुरू हुई थी जब होम सेक्रेटरी A.K. भल्ला पहुंचे थे मीटिंग में, और उसके बाद ये मीटिंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इस मीटिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं वो इस मीटिंग में शामिल हैं। करीब 15 से 18 मिनिस्ट्रीज के ऑफिशियल्स में शामिल हैं। बात करें इस मीटिंग के मुद्दे को लेकर, हालांकि इस मीटिंग को मीडिया से दूर रखा गया, मीडिया इस मीटिंग से दूर है, तो ऐसे में हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिसको इंप्लीमेंट किया जाना है 31 अक्टूबर से पहले, उसको लेकर यह मीटिंग है जिसमें तमाम महकमों को लेकर बातचीत होगी। 2 अहम इस पे पड़ाव रहेंगे। पहला तो ये कि जम्मू कश्मीर में जो रीऑर्गेनाइजेशन होना है, जो लद्दाख को अलग किया जाना है, अलग यूनियन टेरिटरी, और जम्मू कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी किया जाना है, उसमें किस तरह से स्ट्रक्चर होगा उस पर इस मीटिंग में चर्चा हो रही है। और साथ ही साथ जो स्कीम्स इंप्लीमेंट की जाएंगी आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट को तेज करने के लिए, उन स्कीम्स पर भी चर्चा होगी। अब से कुछ दिन पहले गवर्नर J&K ने भी 85 स्कीम्स का जिक्र किया था और कहा था कि अब इनको लागू किया जाएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, तो उनको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, कैसे काम में तेजी लाई जाएगी, इन तमाम पहलुओं पर इस मीटिंग में आज बैठक चल रही है यहाँ पे होम मिनिस्ट्री में, और एक लंबी बैठक चलेगी। हालांकि इसकी डिटेल्स अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन एजेंडा J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लेकर ही है। आपको यह भी याद दिला दें कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी 3 कमिटीज तैयार की गई थी जो काम करना जिन्होंने शुरू कर दिया है कि आखिर जम्मू कश्मीर का जो एक तस्वीर बदल रही है वहां पर यूनियन टेरिटरी को के तौर पर उसको अब वो काम करेगी। तो ऐसे में मंत्रालय किस तरह से काम करेंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए अब अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग डिपार्टमेंट्स वहां पर काम करेंगे, क्योंकि पहले ये पूरा एक ही स्टेट थी। तो ऐसे में जम्मू और श्रीनगर से ही ये ऑपरेट होता था, लेकिन अब लद्दाख क्योंकि अलग यूनियन टेरिटरी है, वहां के लिए अलग LG होंगे, तो किस तरह के महकमे होंगे, किस तरह से स्ट्रक्चर तैयार होगा, उसको लेकर जो लेखा जोखा है वो इस मीटिंग में तैयार हो रहा है। जाहिर सी बात है, और इस हवाले से आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ बने रहें। और हमारे साथ अनूप गुप्ता भी जुड़ चुके हैं दिल्ली से, क्योंकि आज मरकजी वज़ारत बराए अक़लियती उमूर का एक वफ्द जो है, डेलीगेशन टीम जो है वो जाने वाला है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और वहां पर जाकर तरक्याती कामों का जायजा लेगा। इस हवाले से अनूप से जानकारी हासिल करेंगे। और इस बीच हमारे साथ शब्बीर मीर भी जुड़ चुके हैं, हमारे नुमाइंदे। आज 23वां रोज है बंदिशों का। ये बंदिशें क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अनूप का रुख कर लेते हैं। अनूप, ये जो टीम है मरकजी वज़ारत बराए अक़लियती उमूर की, वो आज रवाना होने वाली है दिल्ली से। सबसे पहले ये बताइएगा कितने बजे ये टीम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए रवाना होने वाली है? देखिए, ये 6 सदस्यीय टीम 10:30 बजे यहाँ से रवाना हो चुकी है और किसी भी वक्त वहाँ पहुँच जाएगी श्रीनगर। 2 दिनों तक ये जो प्रतिनिधि मंडल है वो श्रीनगर में रहने वाला है। वहाँ तमाम लोगों से
समाज के विभिन्न लोगों से और वहाँ के अधिकारियों से इनकी चर्चा होगी, बातचीत किया जाएगा और एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार किया जाएगा अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से। सबसे बड़ी बात बता दूं कि जिस तरीके से वहाँ अनुच्छेद 370 हटाया गया है, उसके बाद सरकार 2 स्तर पर काम कर रही है। एक पहला कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा जाए, किसी तरह के अनहोनी कोई घटना वहाँ ना घटे। दूसरी तरफ जिस तरह से अलगाववादियों के निशाने में घाटी रही है, उसको किस तरीके से बचाया जा सके। दूसरी तरफ है कि मुख्य धारा में वहाँ के लोगों को मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जा सके, इसके लिए क्या क्या कवायद की जा सकती है, उसकी जो है कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है। जिस तरीके से पहले राज्यपाल ने भी कहा कि कई योजनाएं हैं जिसका लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उसकी तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ जो केंद्र सरकार के कई मंत्रालय हैं, जिसमें अल्पसंख्यक मंत्रालय, ये स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय, या तमाम मंत्रालय हैं जिनके प्रतिनिधि मंडल लगातार जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं और करने वाले भी हैं, और वहाँ के लोगों से फीडबैक लिया जाएगा कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसको अब तक उसके बारे में कितनी जानकारी है और किस तरीके से वो लागू है, अगर लागू नहीं है तो कैसे लागू किया जा सकता है। दूसरी तरफ कि आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद कई तरह की योजनाएं हैं जो अब बिना बंदिशों के वहाँ लागू होंगी। तो ये सभी चीज़ों को लेकर वहाँ के अधिकारियों को भी इस मसले पर ब्रीफ किया जाएगा। इसके अलावा लोगों को भी जागरूक करने की कवायद जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से की जाएगी। जाहिर सी बात है, और इसीलिए दिल्ली में ये सरगर्मियां देखी जा रही हैं। हालांकि 6 रुकनी टीम जो है रवाना हो चुकी है तकरीबन 10:30 बजे। अनूप हमें बता रहे हैं। अनूप, आपके पास लौटेंगे। इस बीच अगर सिचुएशन की बात कर ली जाए वादी कश्मीर में, आज क्या कुछ सिचुएशन है? 23वां रोज है लेकिन बंदिशें आज भी बरकरार हैं। हसास मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त देखे जा रहे हैं, ताहम गाड़ियों की नकलो हमल देखी जा सकती है। वहीं मोबाइल इंटरनेट खदमात 23वें रोज भी ठप हैं, बहाल नहीं की गई हैं। लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिचुएशन के हवाले से मजीद बातचीत करेंगे। शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शब्बीर, उम्मीद करते हैं कि आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही होगी। ये बताइएगा कि आज 23वां रोज है लेकिन बंदिशें अभी भी बरकरार हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना है। इस बीच क्या आप तक ये खबर पहुंच पाई कि 6 रुकनी टीम जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा करने वाली है? इस हवाले से कोई जानकारी आप तक पहुंची है? सना, इतना हमें खबर है, इतनी खबर है कि एक 6 रुकनी टीम आने वाली है। मुख्तार अब्बास नकवी जो है अक़लियती अमूर के जो मंत्री हैं, वो यहाँ 12 बजे के करीब पहुँचने वाले थे। वो शायद एयरपोर्ट पहुँचे भी होंगे और वहाँ से वो उनकी जो डिटेल्स हैं वो किन लोगों से मुलाकात करने वाले हैं। हालांकि जो महकमा है यहाँ पे इंफॉर्मेशन का, उनके पास कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमें जो ज़राए से मालूम हुआ है कि वो एक तो अक़लियती तबके से बात करेंगे, जो यहाँ पे अक़लियती तबका है क्योंकि वो इनका डिपार्टमेंट है, और दूसरा जो हमसे कहा गया है कि जो तरक्याती काम है, जो स्कीमें हैं मरकज़ की अक़लियती तबके के हवाले से, उनकी बहबूद के हवाले से, उनको चूँकि अब एक दौर शुरू होने वाला है, जैसे गवर्नर ने भी कहा है कि एक दौर शुरू होने वाला है कि जो मरकज़ी स्कीमें हैं उनका फ़ायदा आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पहुँचे, उन तक पहुंचने के लिए वो एक माहौल को हमवार बनाने की कोशिश करेंगे, लोगों से इस मामले में बात करेंगे। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि 370 हटाने के बाद जो लोगों में एक तरह की नाराज़गी है उसको दूर करने के लिए मरकज़ एक बड़े पैमाने पे एक कैंपेन चलाने वाला है। लोगों को ये बताने वाला है कि 370 हटाने के बाद कितने फ़ायदे यहाँ के आवाम को दिए जाएंगे, मरकज़ी स्कीमों से आवाम को किस किस तरह से फ़ायदे होंगे। और ये भी मुझे लग रहा है ये उसी सिमत में एक कोशिश है, पहल है, और वो आके जिन वफूद से वो बात करेंगे, जाहिर सी बात है उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहेंगे, मुख्तलिफ़ तबकों से लोग रहेंगे, और उनके ज़रिए वो इसकी शुरुआत करेंगे। उनका दौरा करगिल का भी है, और वहाँ क्योंकि करगिल में आप जानती हैं कि हम न्यूज़ 18 ने कई बार चलाया कि करगिल में लोग कश्मीर के साथ ही रहना
करना चाहते हैं। वो यूनियन टेरिटरी के स्टेटस को लेकर कई लोग वहाँ पे एहतजाज भी कई लोगों ने किया, तो शायद उनसे भी एक बातचीत का दौर चलेगा और उन्हें भी समझाने बुझाने की कोशिश की जाएगी, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी कि आपका फ़ायदा इसी में है, जो मरकज़ ने सोचा है आपकी भलाई के लिए है, और यही कोशिश रहेगी और यही मुद्दा भी है मेरे ख्याल से, जो ज़राए से हमें मालूम हुआ है। जी, लेकिन शब्बीर, अगर बंदिशों के हवाले से सूरत हाल की बात करें तो सवाल में हमने ये भी शामिल किया था कि आज 23वां रोज़ है बंदिशों का। आज बंदिशों का 23वां रोज़ क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है? देखिए सना, बंदिशों का 23वां रोज है, लेकिन बंदिशें जो 69 पुलिस स्टेशनों में हटाई गई है। अगर आप आज लाल चौक जाएंगी तो आपको अच्छा खासा निजी जो ट्रांसपोर्ट है वो दिखेगा, आपको रेडी वाले भी दिखाई देंगे। कुछ आपको भले ही दुकानें जो है मेन मार्केट हैं वो बंद हैं, लेकिन आपको सड़कों पर अच्छी खासी हलचल दिखाई देगी। ये जब शुरुआत में बंदिशें लगी थी सरकार की जानिब से तो पूरा एक कर्फ्यू सा समा था। उसके बाद से हुकूमत ने मरहलावार तरीके से कहीं बंदिशें नरम की, फिर हटा ली, और उसके बाद से एक ऐसा माहौल शुरू हो गया जहां पे जो सरकारी मुलाजिम है वो दफ्तरों को जाने लगे, सेक्रेटरीट खुल गया, स्कूल खोले गए। हालांकि अभी तक तलबा नहीं आ पाए हैं, जिसकी उम्मीद सरकार को थी कि तलबा आ जाएंगे स्कूलों में, वो नहीं आ पाए हैं। लेकिन अच्छी खासी आपको कस्बों में, रियासत के जो वादी के जो दीगर कस्बे भी हैं वहाँ पे भी अच्छी खासी सड़कों पे जो आवाजाही है गाड़ियों की या फिर लोगों की वो देखने को मिलेगी। हाँ, ये ज़रूर है, चैलेंज सरकार के पास बड़े ये हैं कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर काबू में रहे, क्योंकि शाम को अक्सर ये खबरें आती है कि कई इलाकों में पथराव के वाक़यात रोनमा होते हैं। उसके बाद चैलेंज ये है कि आप जो मेन मार्केट है, कारोबारी इदारे जो हैं वो खुल पाएँ, फिर तालीमी निज़ाम बहाल हो, तालीमी सरगर्मियाँ जिसे हैं वो बहाल हो। ये चैलेंज सभी सरकार के पास मौजूद हैं, इसमें अभी तक वो कामयाब नहीं हुई है। लेकिन जैसा कि कल गवर्नर ने कहा कि हम वी आर नॉट गोइंग टू रश, उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हम जल्दी में कुछ नहीं करना चाहते, हम आहिस्ता आहिस्ता करना चाहते हैं। तो लगता यही है कि सरकार की स्ट्रेटजी ये है कि लोग आहिस्ता आहिस्ता माहौल बन जाए और फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइजेशन की तरफ लोग आ जाएं, और फिर एकदम से वो कोई ऐसी चीज नहीं करना चाहते हैं जिससे लोगों में एक तरह का इरिटेशन है, क्योंकि अंदर ही अंदर लोगों में एक गुस्सा है। आप जानती हैं, और भरोसे को जीतने की भी मरकजी सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। और आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली में मरकजी वज़ारत दाखिला की मीटिंग जारी है, और इस मीटिंग के हवाले से तफसीलात शैलेंद्र वांगू हमें फराहम कर रहे हैं। एक बार फिर से शैलेंद्र वांगू का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद वादी के हालात हम जानते हैं कि किस तरह से वादी के हालात हैं, लेकिन मरकज इस बात को देखते हुए उस चीज पर अमर पैरा है कि जिस तरीके से बकिया रियासतों के हालात मामूल पर हैं, ऐसे ही जल्दी से पटरी पर वादी की इकॉनमी, वादी की जिंदगी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख खित्ते में अमन चैन जल्दी से बरकरार हो, इसकी वजह से कोशा नजर आ रही है मरकजी सरकार। बिल्कुल, हालांकि आपको ये बता दें कि जम्मू कश्मीर को लेकर सेंटर गवर्नमेंट लगातार ये कोशिश कर रही है कि वहां पर जो भी फैसला लिया गया है उसके बाद एक आउटरीच प्रोग्राम, एक आउटरीच कैंपेन भी हो, लोगों के समझाया जाए। इसके लिए जैसे अभी बता रहे थे अनूप गुप्ता कि किस तरह से एक बड़े पैमाने पर एक कैंपेन चलाया जाने वाला है बीजेपी की तरफ से, ये बताने के लिए कि 370 के फायदे क्या होंगे इसको हटाने के। तो ऐसे में ये कैंपेन न सिर्फ देश के बाकी शहरों में करीब 35 शहर है जहां पर ये होगा, इसके अलावा 370 ऐसे इलाके हैं,
70 ऐसे छोटे शहर हैं जहां पर ये कैंपेन होगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी करीब 7 जगह पर ये कैंपेन होगा। इसमें केंद्रीय मंत्री भी जाएंगे, लोकल जो लीडर्स होंगे वो इसमें शामिल होंगे, ताकि लोगों को समझाया जा सके, बताया जा सके कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया और उसका सीधा फायदा क्या होगा। वहां तक जहां तक बात करें हालात की, तो लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट भी मॉनिटर कर रही है जम्मू कश्मीर के हालात को। कोशिश ये है कि धीरे धीरे करके वहां पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटाया जाए, और ध्यान इस बात पर भी है कि हालात जो है वो हाथ से बाहर ना हो, क्योंकि अब तक जब से फैसला लिया गया, करीब आज 23वां दिन है, अब तक किसी बड़ी घटना की खबर नहीं आई है, किसी एक सिविलियन जो है किसी कैजुअलिटी की खबर अब तक नहीं आई है। हालांकि ये जरूर है कि बॉर्डर्स पर एक बार फिर टेंशन्स बढ़ गए हैं, इन्फिल्ट्रेशन के लिए फिर से एक बार कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इसी बीच सरकार लगातार नजर रख रही है पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई ऐसी हरकत होती है उसके लिए। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो फोन्स को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया, इसमें थोड़ा वक्त और लगेगा। यहां तक कि जिन लीडर्स को, जो पॉलिटिकल लीडर्स को नजरबंद किया गया था, उन पर भी फैसला अभी नहीं लिया गया, इसमें थोड़ा और वक्त लगेगा। सरकार यह मानती है कि इसमें धीरे धीरे करके जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको कम किया जाना चाहिए, ताकि जो असल मकसद है, जो असल मैसेज है इस फैसले के पीछे, वो पहले लोगों तक पहुंचे, लोग उसको समझें, उसके बाद जो बाकी कदम उठाने होंगे सरकार वो उठाएगी। जैसे हमने कुछ दिन पहले ही देखा कि फैसले के 20 दिन के बाद जो फ्लैग है, जम्मू कश्मीर का जो फ्लैग था, उसको हटा लिया गया सेक्रेटरीट के ऊपर से। तो ऐसे में धीरे धीरे करके ये कदम उठाए जाएंगे, ताकि लोगों में एक्सेप्टेंस इस बात को लेकर, कश्मीर के लोगों में एक्सेप्टेंस इस बात को लेकर हो कि जो फैसला लिया गया है वो उनके हक में लिया गया, उनके फायदे के लिए लिया गया है। वहीं साथ ही साथ हालात को लेकर लगातार नजर रखी जा रही है। गवर्नर और सेंटर की तरफ से भी, जो सेंटर होम मिनिस्ट्री है, वो भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है, ताकि किसी भी तरह की गतिविधि होती है, हरकत होती है, उसको समय रहते उस पर काबू किया जाए। लेकिन फिलहाल पिछले 23 दिनों से जम्मू कश्मीर में कोई बड़ी घटना नहीं हुई है हिंसा की। अनूप, जिस तरीके से 2 रोजा ये टीम रवाना हुई है मरकजी वजारत अक़लियती उमूर की, अब ये टीम हो सकता है कि पहुंच भी गई होगी जम्मू कश्मीर। क्या इस टीम के हवाले से तफसीलात मिल पाई हैं कि कश्मीर में कितने घंटे रहेगी, और जम्मू में क्या इसका शेड्यूल रहेगा, और लद्दाख कब ये रुख करेगी टीम, इस हवाले से कुछ तफसीलात? देखिए, जो प्रतिनिधि मंडल वहाँ पहुँचने वाला है वो श्रीनगर में 2 दिनों तक रहेगी, और उसके बाद का कार्यक्रम है जिसमें कारगिल, लेह और लद्दाख जाने का कार्यक्रम है। लेकिन फिलहाल श्रीनगर जा रही है ये टीम। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि ये सिर्फ अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का तक ही मामला नहीं रुक रहा है। जो तमाम मंत्रालय हैं, जिसमें स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो, यूथ और स्पोर्ट्स मंत्रालय हो, इसके अलावा तमाम मंत्रालय जो अपने स्कीम है, जो योजनाएं हैं, उसको किस तरीके से वो लागू कराने में वो सक्षम होते हैं, वहाँ उसके लिए कोशिश की जाएगी। क्योंकि सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही ये बताया जा चुका है कि कई तरह के स्कीम और योजनाएं हैं जिसको सही तरीके से जम्मू कश्मीर में लागू नहीं कराया जा पाया है, चाहे वो आर्टिकल 370 होने की वजह से हो या फिर वहाँ की सरकार की वजह से हो। लेकिन चूंकि ये बंदिशें खत्म हो चुकी है, ऐसे में केंद्र सरकार की कोशिश है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं या स्कीम है उसको सही तरीके से लागू कराया जा सके। सरकार की कोशिश है कि अगर इन योजनाओं को लागू कराया जाता है तो इसका सीधा लाभ वहाँ के लोगों को ही पहुँचेगा, चाहे इससे ये साफ हो जाएगा कि वहाँ के लोग मुख्य धारा में जुट सके। और एक बात बता दूं कि जिस तरीके से जब आर्टिकल 370 को ख़त्म किया जा रहा था, तो उस समय भी हमने गृह मंत्री अमित शाह को सुना था। उन्होंने साफ तौर से कहा था कि आर्टिकल 370 की वजह से कई ऐसे कानून हैं जो वहाँ पर लागू नहीं होते हैं, जिनका खामियाजा सीधे वहाँ के लोगों को भुगतना पड़ता है, चाहे वो रिजर्वेशन का मसला हो, राइट टू एजुकेशन का मसला हो। तमाम चीज़ें हैं जिससे वहाँ के लोग महरूम रह जाते हैं। भारत में रहने के बावजूद वहाँ पर ये सारे कानून काम नहीं करते हैं। अब चूंकि ये सारी चीज़ें खत्म हो गई है, बंदिशें खत्म हो गई है, तो केंद्र सरकार अब लगातार कोशिश में ये जुटा हुआ है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उसको जल्द से जल्द लागू कराया जा सके, और दूसरी तरफ इसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचा जा सके, लोगों को ये बताया जा सके कि ये जो योजनाएं हैं उससे कितना लोगों को लाभ पहुँच सकता है। सरकार की कोशिश है कि वहाँ के लोगों को मुख्य धारा में जोड़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र सरकार के फ़ायदे उन्हें गिनाए जाए।
जी शब्बीर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मरकजी सरकार लगातार आर्टिकल 370 की मंसूखी के बाद कोशा है, वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से कई मरकजी स्कीमात का भी निफाज लाने के लिए ऐलान भी कर दिया गया है। अब जो है टीम लगातार आने वाले दिनों में दौरा भी करती रहेगी और लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करेगी और साथ ही साथ ये बताने की कोशिश करेगी कि आर्टिकल 370 हटाने के क्या कुछ फवायद हैं। ऐसे में लोगों के कॉन्फिडेंस को जीतना मरकज के लिए कितना बड़ा चैलेंज है और कितना वक्त इसमें लग सकता है? देखिए सना, पहली बात ये कि एक माहौल ऐसा यहाँ पे बने कि जिसमें आप बात कर सकें। आपकी बात जब एक डेलीगेशन आता है वो लोगों से मिले, इसके लिए आपको एक साजगार माहौल चाहिए, क्योंकि लोगों को आपके पास आना होगा, उनसे बात करनी होगी। पहले क्या होता था कि जब भी मरकज की यहाँ पे बात होती थी तो यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम लीडर हुआ करते थे, यानी जो पॉलिटिक्स करते थे, जैसे यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीडीपी थी, या और भी मुख्य धारा की जो पार्टियां थी, वो एक बफर का काम करती थी। उनके जरिए एक कम्युनिकेशन होता था। आज वो गैप है, आप माने या न माने, आज वो गैप बना हुआ है। आज अगर कोई सेंट्रल मिनिस्टर आता है, उसको एक जरिया पैदा करना होगा कि वो उन लोगों से बात करे जो असर रखते हैं, जो उनकी बात आगे ले जा सकते हैं जी। तो आज जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बनी हुई है, चूंकि अभी हुकूमत के पास प्रायोरिटी जो है, प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर है। ऐसी कोई सूरत हाल ना हो जाए जिससे कोई मसला पैदा हो जाए। उसके बाद से साथ साथ में कोशिश कर रही है गवर्नमेंट कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें भी साथ साथ चले। लेकिन सीधे तौर पे चैलेंज जो बड़ा है, क्योंकि एक बफर जो था आपके पास नहीं है। अब आपको लोग ढूंढने पड़ेंगे जिनके जरिए आप लोगों तक पहुंच सकें, क्योंकि आज जिस माहौल में हम जी रहे हैं, ऐसे में जब बाजार बंद है, मार्केट नहीं खुल रहे हैं, आपके यहाँ स्कूल नहीं चल रहे हैं, आपके यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो ऐसे में आपको लोग ढूंढने पड़ेंगे, उनसे बात करनी पड़ेगी। ये काम सरकारी इदारे करेंगे। बजाय इसके, अगर ये लोग सरकारी इदारों के बजाय सीधे तौर पे जो एक्टिविस्ट यहाँ होते थे, सोशल एक्टिविस्ट इसमें काम आते हैं, आपके पॉलिटिकल एक्टिविस्ट यहाँ पे इसमें काम आते हैं, उनके वर्कर्स होते हैं, वो एक अच्छा खासा मौजमा बनता था। मुझे याद है जब राजनाथ सिंह जी यहाँ पे एज होम मिनिस्टर आखिरी बार आए थे, यानी जब पीडीपी और उनकी हुकूमत थी बीजेपी की, तो एक बहुत बड़ा, जिसे आप एक तरीके से हिंदी में भव्य कहेंगे, एक बड़ा इजलास यहां पे हुआ था और नौजवानों की एक बड़ी तादाद आई थी। वो वजह ये रही कि पीडीपी के पास एक वर्कर बेस था और वो लोगों को इकट्ठे करके अपनी बात उन तक पहुंचा सकते थे। आज की तारीख में यह है कि बहुत सारे लोग इंडोर्स हैं, यानी घरों तक ही महदूद रहते हैं, क्योंकि इस तरह के हालात नहीं है। लेकिन हां, सरकार के पास साधन होते हैं, वो अपने ऑफिसर्स के जरिए, क्योंकि अभी बैक टू विलेज प्रोग्राम हुआ है, तो एक बहुत अच्छी बात बैक टू विलेज प्रोग्राम में ये हुई कि जो सरकारी अफसर हैं वो गांव-गांव तक, पंचायत तक पहुंच पाए। तो मुझे लगता है कि उनके पास वो पंचायत जो है एक जरिया बन सकती है, उनके थ्रू वो अपनी मैसेज पहुंचा सकते हैं। अगर ये मैसेज, पहली बात होती है कि आप अपनी मैसेज वहां तक पहुंचा दें, तो एक चैलेंज ये है। फिर दूसरा ये है कि सही मैसेज लोगों तक पहुंचे, उसमें मीडिया का भी रोल है। और जो गवर्नर कह रहे थे सत्यपाल मलिक, उन्होंने साफ कर दिया कि हम तमाम मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी बात पहुंचा देंगे और उस बात का असर होगा वो देखना फिर बाकी होगा। क्योंकि अगर लोगों को फायदे की बात दिखेगी तो जाहिर सी बात है, तो वो फायदा अगर जमीन पे दिखता है तो उसको मानने में ना मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है। शैलेंद्र वांगू, आप शब्बीर को सुन रहे थे, उनकी तरफ से क्या कुछ बातें कही गई, और अगर सरकार की बात करें तो सबसे पहला जो प्रेफरेंस सरकार, मरकजी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट देते हुए आ रही है, वो लॉ एंड ऑर्डर को देते हुए आ रही है कि किसी तरीके से इसकी बरकरारी वादी कश्मीर में, जम्मू में रहे। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बंदिशों का निफाज आज तक जारी है। इस बीच जो फलाही स्कीमात है उनका निफाज मुमकिन हो सके और कैसे जो आर्थिक स्थिति है और जिंदगी मामूल पर पटरी पर लौट पाए, उसको लेकर भी सरकार कहीं ना कहीं काम करते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में जिन खदशात का इजहार शब्बीर ने किया, क्या वो भी खदशा लाहक है?
बिल्कुल, जाहिर तौर पर शब्बीर बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि वो इस वक्त ग्राउंड पर खड़े हैं और वो समझ सकते हैं कि वहां पर माहौल क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, और अगर कोई भी इस तरह की अप्रोच की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तो लोगों तक कैसे पहुंचा जाएगा, ये भी अपने आप में एक चैलेंज भी होगा, क्योंकि आपको ग्रास रूट पे जाना पड़ेगा कोई भी मैसेज कन्वे करने के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल जो नेता भी फिलहाल है वहां पे वो नजरबंद हैं। तो ऐसे में क्योंकि अभी 23 दिन का वक्त हो रहा है इस फैसले को लिए हुए, हालांकि गवर्नमेंट के पास रोड मैप भी है कि किस तरह से इसको आगे ले जाया जाएगा, और गवर्नमेंट का जो ब्लूप्रिंट है उस पर वो लगातार काम कर रही है। जैसे आपको अभी अनूप गुप्ता भी बता रहे थे कि न सिर्फ माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री बल्कि बाकी मंत्रालय जिसमें यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, कि युवाओं को कैसे इन्वॉल्व किया जाएगा, और साथ ही साथ जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जिस पर आज अभी यहाँ पे होम मिनिस्ट्री में चर्चा हो रही है, इसमें जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल पर भी चर्चा हो रही है कि किस तरह से वहां पर जो असेंबली है वो कैसे क्रिएट होगी, उसमें किन लोगों को जो चुनाव होंगे उससे पहले डिलिमिटेशन कैसे होगा, वो भी इस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का हिस्सा है, डिलिमिटेशन भी इस एक्ट का हिस्सा है। वही साथ ही साथ जो रिजर्वेशन की बात होती है कि अब रिजर्वेशन भी दिया जाएगा उन सीटों पर जो कि जम्मू कश्मीर जो सीटें हैं असेंबली की, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं मैं, तो उन सीटों पर रिजर्वेशन कैसे होगा पॉपुलेशन के हिसाब से, वो भी तय किया जाएगा इलेक्शन कमीशन द्वारा। तो इन तमाम पहलुओं पर एक नई तस्वीर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की इसमें फिलहाल काम चल रहा है, लेकिन यह भी जरूरी है कि कुछ चैलेंजेस सरकार के सामने हैं, लॉ एंड ऑर्डर के भी चैलेंजेस सरकार के सामने हैं। तो ऐसे में फिलहाल अभी तक कामयाब रही है सरकार हालात को काबू करने में, लेकिन आगे के लिए भी एक ऐसी तैयारी जाहिर तौर पर की गई है कि हालात जो है वो काबू में रहें और सही मैसेज और सही कदम जो सरकार उठा रही है उसका सही जो कम्युनिकेशन है वो लोगों तक पहुंचे। आपसे कुछ दिन पहले जब गवर्नर ने हमसे बात की थी तो उन्होंने बताया था कि हमारे तरफ से जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उस पर हम लोगों तक पहुंचेंगे रेडियो, टीवी और अखबारों के जरिए, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में। और साथ ही साथ जो ऑफिशियल्स सरकार के हैं वो हर ऑफिशियल 20 फैमिली से मुलाकात कर उनको फायदे बताएगा, उनको ये समझाएगा कि फैसला क्यों लिया गया और उससे क्या बेनिफिट उनको मिलने वाले। ठीक है अनूप, यानी सरकार, मरकजी सरकार फलाही स्कीमात की बात करे, मरकजी स्कीमात की बात करे जिससे वादी के अवाम को, जम्मू कश्मीर के अवाम को फायदा पहुंचना चाहिए, उन तमाम स्कीमात में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यानी कि जब हिंदुस्तान के दिगर जो रियासतें जहां पर तरक्की हो रही है, वैसी ही तरक्की अब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम को भी मिले। अनुच्छेद 370 को खत्म किया जा रहा था तो अमित शाह ने साफ कर दिया था कि इस अनुच्छेद के रहने की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को केंद्र की कई योजनाएं हैं जिससे महरूम रहना पड़ता है, जिससे कहीं ना कहीं उनके विकास में रोड़ा पहुंचता है। अब चूंकि ये खत्म हो चुका है, ऐसे सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द इन सभी चीज़ों को लागू कराया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ बता दूं कि केंद्र सरकार ये भी मानती है कि जो योजनाएं पहले से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लागू है वो भी अब तक जम्मू कश्मीर के लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। और आपने सुना होगा कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2 से 3 परिवार हैं जिनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा है, लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचा है। तो अब चूंकि अब सारी चीज़ें, सारी परिस्थितियां बदल चुकी है, ऐसे में केंद्र सरकार की मंशा है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं जो लोगों के लिए है, जो पहले से चली आ रही है और अब जो नया ऐड ऑन हुआ है, उन सभी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, जिससे यानी मरकजी सरकार का सिर्फ और सिर्फ फोकस ये है कि किस तरह से वादी की जिंदगी, कश्मीर की जिंदगी और लद्दाख की जिंदगी पटरी पर लौटे और बकिया रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी तरक्की करे। शैलेंद्र, आपका बेहद शुक्रिया, अनूप आपका भी बेहद शुक्रिया और शब्बीर आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।